हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु विज्ञान रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। हम लोग के पास समय बहुत कम है, इसलिए हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही करा रहे हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पे क्लास 10 की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। जो न्यू कोर्स है, जो कोरोना महामारी के कारण जो नया कोर्स बनाया गया है, उस न्यू कोर्स की तैयारी कराई जाती है। और न्यू कोर्स की नोट्स भी परचेज कर लीजिएगा। लास्ट में व्हाट्सअप नंबर आएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। जो न्यू कोर्स है उसका नोट्स भी आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। और पूरा वीडियो आपको मिल जाएगी क्रम वाइज, यानी कक्षा 10 की पूरी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, एकदम सारा और एकदम आसान से आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी भी यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे केवल सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताया जाता है। आज के हम इस वीडियो में धातु तथा अधातु के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लास्ट में व्हाट्सअप नंबर आएगा, उस व्हाट्सअप पे संपर्क कर लीजिएगा, सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहले पहला धातु तथा अधातु, इसका पाठ का नाम देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो पहला क्वेश्चन यह पूछ सकता है, सर विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं या धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा बहुत आसान तरीके से दोस्तों लिखा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखिए, धातु के क्रियाशीलता के आधार पर, किसके दोस्तों, जो क्रिया करता है आपस में मिलता है। क्रिया करना है यानी दोस्तों आपस में मिलना। जैसे दूध को और पानी को आपस में मिलाएंगे तो वो जल्दी मिल जाएगा, वही तेल को और पानी में मिलाएंगे तो धीरे धीरे मिलेगा, यानी क्रियाशीलता उसमें कम है। तो उसी के आधार पर, यानी जो जल्दी मिलता है उसी के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने से विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ तत्वों को व्यवस्थित किए, जैसे के यानी पोटेशियम। देखिए, इसका यहाँ पे हम लोग नाम ले रख दिए हैं। जैसे यह है विद्युत रासायनिक KNaCl MgAlZn, यानी, और इसका हम लोग नाम लिख दें, यानी के यानी पोटेशियम है, यह सबसे ऊपर है। उसके बाद आता है Na सोडियम। यह दोस्तों याद करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, देखिए एकदम अच्छे से आपको समझा रहे हैं। या यह श्रेणी को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आएगा, वहां से नोट्स परचेज कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे ऊपर श्रेणी में आता है के यानी पोटेशियम, फिर आता है Na सोडियम, उसके बाद आता है Ca कैल्शियम, उसके बाद आता है Mg मैग्नीशियम, उसके बाद आता है Al यानी एल्युमिनियम। देखिए, Al यानी एल्युमिनियम। फिर उसके बाद आता है दोस्तों Zn यानी जिंक, फिर उसके बाद आता है Fe आयरन, उसके बाद आता है Pb लेड, उसके बाद आता है H से हाइड्रोजन, उसके बाद Cu को कॉपर कहते हैं, उसके बाद Hg को पारा, फिर Ag को सिल्वर और Au को गोल्ड। इसी को कहते हैं दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए धातु, यह सब क्या है, धातु के धातु है, यानी पोटेशियम एक धातु है, सोडियम धातु है। तो धातुओं को, इन धातुओं, सारे धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर, यानी जो जैसे क्रिया करता है, जो ऊपर रहता है वो जल्दी क्रिया कर लेता है। तो क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में, किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों, घटते हुए। यह ज्यादा क्रियाशील है, यह कम क्रियाशील है, या इससे कम या इससे कम, यानी जितना नीचे जाएंगे, इसमें जितना हम लोग नीचे जाएंगे ऊपर से, उतना ही क्रियाशीलता घटती जाएगी। तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर विद्युत रासायनिक श्रेणी प्राप्त होती है। आप इतना याद कर लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी का गुण, पहला गुण है दोस्तों हाइड्रोजन से पहले, यानी यहाँ में देखिए जो यह H है, H को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से पहले या ऊपर वाली धातु है, यानी इससे जो हाइड्रोजन है या इससे ऊपर वाली जो भी धातु है वो अम्लों से क्रिया करके, अम्ल जैसे HCl, ये सब अम्ल है, पहले पार्ट में बताया गया है, क्रिया करके, यानी
अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। विस्थापित करना मतलब दोस्तों निकाल देना, उसमें से निकाल देती है। जो यच रहता है ना उसको हटा देती है, दूर भगा देती है। कौन? यच से ऊपर के वाली धातु है। देखिए दूसरा गुण। यह गुण दोस्तों जो गुण बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह गुण पूछा जाता है दोस्तों कि गुण बताइए। देखिए इसका दूसरा गुण है, इस श्रेणी में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना पहले होता है, यानी इसमें जो धातु का स्थान है दोस्तों, जो हाइड्रोजन से जितना पहले या ऊपर रहता है, जितना पहले होगा हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता उतना ही अधिक होती है। यानी हाइड्रोजन से यह जितना ऊपर होगा उतना ही जल्दी क्या करेगा, हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो अम्लों से विस्थापित कर देती है हाइड्रोजन को, वो पहला गुण हो गया। और दूसरा गुण क्या है दोस्तों? दूसरा गुण है कि वह जितना ऊपर रहेगा उतना ही विस्थापित करने की क्षमता अधिक होगी। अब चलते हैं तीसरे गुण पे। देखिए दोस्तों तीसरा गुण, इस श्रेणी में पहले आने वाली धातु बाद आने वाली धातु के उनके लवणों के विलयन को विस्थापित कर देती है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लगभग अधिकतर आता है। देखिए अभी इस पर एक हम क्वेश्चन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इस समीकरण में पहले आने वाली धातु, यानी जो यह समीकरण में पहले यानी ऊपर आने वाली धातु बाद आने वाली धातु को, यानी यह धातु इस धातु को, यह धातु इस धातु के, यानी ऊपर आने वाली धातु नीचे आने वाली धातु को उनके लवणों के विलयन को विस्थापित कर देती है। जो लवण होता है दोस्तों उसके विलयन को विस्थापित कर देती है। देखिए इस पे हम एक क्वेश्चन बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है। तो देखिए उस क्वेश्चन को हम बताते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 2017, 14 और 12 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉपर यानी Cu की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3, यानी इसका प्रतीक है, के विलयन में डालने के कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। जो अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी बताए हैं उसी के आधार पर इसको हमको समझाना है। देखिए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं। आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बता, सक्रियता श्रेणी में कॉपर, जो कॉपर है दोस्तों, देखिए इसमें हम लोग दिखा रहे हैं, जो यह कॉपर है, कॉपर Cu, कॉपर सिल्वर यानी Ag से पहले रहता है। जो कॉपर है वह Ag से पहले रहता है। अतः कॉपर नाइट्रेट का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, CuNO3 से सिल्वर यानी Ag को विस्थापित कर देता है। आपको अभी बताया दोस्तों, जो ऊपर रहता है वह नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। तो ऊपर इसमें Cu है, यहाँ पे Ag है, तो यह क्या करेगा दोस्तों, जो Cu को विस्थापित कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे Cu है, यह Ag को विस्थापित कर देगा, जिसके कारण रंग नीला हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, यह Cu क्या है, कॉपर का छड़ है, यानी कॉपर प्लस 2AgNO3 जो इस विलयन में डुबाया जाता है। तो यह देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, Ag को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है। इसमें अभी बताए हैं जो ऊपर रहता है वह नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। तो इसमें Cu ऊपर है और Ag नीचे है, तो Cu क्या करेगा, Ag को विस्थापित कर देगा। तो देखिए यहाँ पे Cu क्या किया है, Ag को विस्थापित करके इसके स्थान पर अपने आ गया है। देखिए Cu यहाँ पे अकेले था और यहाँ पे Ag को अकेला कर दिया है और अपने क्या कर दिया है, इसके NO के साथ आ गया है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों विस्थापित करके, और यह क्या हो जाता है, और इसका रंग नीला हो जाता है, और इसका नाम है सिल्वर और इसका नाम कॉपर नाइट्रेट। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा कि क्यों इसका रंग नीला हो जाता है,
क्योंकि जो ऊपर रहता है Cu ऊपर रहता है, Ag नीचे रहता है, तो उसके विलयन को, लवणों के विलयन को विस्थापित कर देता है। तो यही विस्थापित कर दिया है। पहले यह यहाँ था, इसको हटाकर इधर विस्थापित करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटा देना। तो देखिए यहाँ पर पहले था, अब इसको हटाकर विस्थापित कर दिया है, जिसके कारण यह नीला रंग का हो जाता है, यह सिल्वर, और यह कॉपर नाइट्रेट इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए खनिज तथा अयस्क में अंतर। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भी पूछ सकता है खनिज की परिभाषा बताइए, यह भी दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है अयस्क की परिभाषा बताइए, फिर यह भी पूछ सकता है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए, फिर यह भी पूछ सकता है खनिज की गुण बताइए, या फिर यह भी पूछ सकता है अयस्क की गुण बताइए। इसमें कई क्वेश्चन सम्मिलित है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको घुमा फिरा कर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो देखिए खनिज और अयस्क का पहला हम लोग परिभाषा लिखे हैं, और परिभाषा ही अंतर हो जाता है। देखिए खनिज किसे कहते हैं? प्रकृति में जमीन के नीचे धातुएं जिस रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। यानी खनिज किसे कहते हैं दोस्तों? जैसे धरती के अंदर लोहा पाया जाता है, किसी प्रकार का धातु, सोना आप लोग सुने होंगे धरती के अंदर पाया जाता है, तो वह जिस रूप में पाया जाता है, जैसे उसमें जंग लगा होता है, मिट्टी लगी होती है, रेत लगी होती है, उसी रूप में उसको क्या कहते हैं? उसको खनिज कहते हैं। और देखिए अयस्क को किसके कहते हैं? जिस खनिज से, यानी जो खनिज धरती से प्राप्त होता है, जैसे उसमें मिट्टी, रेत, बालू लगा होता है, जिस खनिज से धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है। जैसे धातुओं को, जैसे मान लीजिए सोना है, उसमें जंग उंग लग गया है, और उसको हम लोग आसानी से कम खर्चे में उससे सोना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोना में जंग उंग लग गया है तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो कम खर्चे में उसको ठीक कर देंगे, ठीक करके अगर सोना प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं दोस्तों? खनिज पदार्थ को, जिस खनिज पदार्थ से धातुएं को आसानी से मतलब यानी कम पैसा लगे, कम खर्चा में प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बताएं, जैसे सोना में थोड़ा बहुत धूल मिट्टी लगी हो, तो उसको साफ करके हम लोग कम खर्चे में सोना प्राप्त कर सकते हैं। वही मान लीजिए सोना का यही इधर उधर पूरा, जैसे उसमें बहुत ज्यादा कचरा हो, तो उसे अयस्क नहीं कहेंगे। अब देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट, सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी जो अयस्क होंगे वह पहले तो खनिज होंगे, यानी जिन धातुओं को आसानी से, जिन खनिजों से आसानी से धातु प्राप्त किया जाता है, वो तो पहले खनिज ही न था। तो सभी जो भी अयस्क होंगे, जितना भी अयस्क होंगे, वो सब अयस्क क्या होंगे? पहले खनिज ही होंगे, खनिज के बाद ही अयस्क बनेंगे। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे, यानी जो सभी खनिज है वो अयस्क नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अयस्क को उसे कहते हैं जो कम खर्चा में बनाया जाता है। लेकिन जो खनिज होता है, सारा खनिज को कम खर्चे में धातु नहीं प्राप्त किया जा सकता है, सारे खनिज को, इसलिए सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। अब देखिए दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट, सभी धातुओं से, सभी खनिज से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या दोस्तों? जो सभी खनिज है, जितना भी खनिज है, उससे धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सभी अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है। जो अयस्क है उससे धातु को प्राप्त किया ही जाएगा, सभी। अब देखिए दोस्तों इसका चौथा हो जाएगा, इसका एक एक सूत्र, इसका उदाहरण। देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा खनिज का कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है दोस्तों CuFeSO2। और जो अयस्क है उसका उदाहरण हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विकल्पी में भी पूछ सकता है कि बॉक्साइट का सूत्र बताइए। या जिंकाइट का सूत्र, जिंकाइट का सूत्र क्या होता है? ZnO। और यह क्या है? अयस्क का चारों अंतर। अगर अंतर पूछे तो 4 नंबर में पूछेगा, तो यह चारों हम लोग लिख देंगे। केवल परिभाषा पूछे तो उसका केवल परिभाषा यह लिख देंगे, ऊपर वाला परिभाषा हो गया, ठीक। और यह गुण पूछे तो यह सब लिख देंगे। अब देखिए चलते हैं अयस्कों का सांद्रण। देखिए दोस्तों अयस्कों का सांद्रण क्या होता है? जो अयस्क होता है दोस्तों उसमें अशुद्धि मिली होती है। अभी बताए हैं कि अयस्कों से अशुद्धि, यानी अशुद्धि उसमें क्या हो सकती है? या तो मिट्टी मिल गई होगी या रेत, हटाने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क का सांद्रण क्या कहते हैं? जो अयस्क में अशुद्धि मिल जाती है, जैसे मिट्टी, रेत, और उसको
क्या किया जाता है, सांद्रण से क्या किया, उसको दूर किया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी जैसे सोना में मिट्टी रेत मिल गई है तो उसको क्या करेंगे, अशुद्धि क्या हो गई, हो जाएगी सोना में मिट्टी और रेत, तो उसको अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क किसके कहते हैं, अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं दोस्तों, अयस्कों से अशुद्धि हटाने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है भर्जन तथा निस्तापन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर यह भी पूछा जाता है कि भर्जन के बारे में बताइए और या निस्तापन। देखिए भर्जन किसे कहते हैं दोस्तों, भर्जन सल्फाइड अयस्क को, जो अयस्क होता है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी उसको कब किया दोस्तों, वायु की उपस्थिति में, यानी जहां वायु हो, यानी वायु में गर्म करने की प्रक्रिया को, प्रक्रिया ऐसे है, प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। यानी भर्जन किसे कहते हैं दोस्तों, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने के प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए भर्जन का उदाहरण क्या हो गया, 2ZnS यानी जिंक सल्फाइड प्लस O3O2, O क्या है, ऑक्सीजन, यानी इन दोनों को क्या है, ऑक्सीजन, और गर्म यहाँ पे भर्जन किया जा रहा है। यानी भर्जन का मतलब गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, यानी भर्जन हो रहा है। तो क्या प्राप्त हो रहा है, 2ZnO प्लस 2SO2 प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या याद रखना है दोस्तों, भर्जन। भर्जन किसे कहते हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी जब वायु उपस्थित हो वहां पे, वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं निस्तापन। देखिए दोस्तों निस्तापन किसे कहते हैं, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, किसकी ऊपर क्या था, वायु की उपस्थिति में जब वायु हो, लेकिन सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी जहां वायु नहीं हो, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। भर्जन, भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और वही निस्तापन सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी जब वायु न हो, जहां पे वायु न हो, में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण ZnCO3, इसका क्या किया जा रहा है दोस्तों, निस्तापन। तो यह क्या प्राप्त हो रहा है, ZnO प्लस CO2। निस्तापन का मतलब वायु की अनुपस्थिति में इसे गर्म किया जा रहा है। अब देखिए संक्षारण किसे कहते हैं दोस्तों, धातुओं को धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, धातु जो होता है दोस्तों वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जैसे लोहा है वो भीजेगा, धीरे धीरे भीजेगा तो वो क्या होगा, मूर्छा लग जाएगा, जंग लग जाएगा, तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण का मतलब धातुओं को धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना। दूसरा उदाहरण, जैसे जो चांदी का पायल आता है उसमें कालापन हो जाना, उसका रंग बदल जाता है, वायु के ऊपर से क्रिया करता है, तो यानी ज्यादा दिन वो खुले स्थान पर रख दिया जाएगा तो उसका रंग बदल दिया जाएगा। अब देखिए इसका निवारण, यानी संक्षारण के निवारण क्या क्या है। लोहे को पेंट करके जंग से रोका जा सकता है, यानी जो लोहा है उस पर पेंट कर दिया जाएगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा। संक्षारण या निवारण, यानी उसको कैसे सुधारा जाए कि हमारे जो लोहा है उस पर जंग ना लगे, तो पहला पेंट करके जंग को लगने से रोका जा सकता है, या फिर तेल, उसमें अगर लोहा में तेल भी लगा देंगे तो उसे जंग लगने से रोका जा सकता है। तो अब देखिए दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही अच्छी वीडियो आपको मिलेगी। और व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिए, नोट्स और न्यू कोर्स का नोट्स और फिर वीडियो लेने के लिए।